हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि पावर शेयरिंग है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। पावर शेयरिंग मतलब पावर डिवाइड हो रही है, मतलब जो एक पर्टिकुलर के पास पावर वीक हो रही है, मतलब कंट्री की जो पावर्स हैं वो वीक हो रही हैं। तो पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, चलिए इसी क्वेश्चन का हम आंसर इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो हमारा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है बेल्जियम और श्रीलंका के केस से। तो बेल्जियम एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है जिसका साइज़ हरियाणा के बराबर है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की भी हाफ है। ये ये 4 कंट्रीज से सटा हुआ है। बेल्जियम 4 कंट्रीज से सटा हुआ है जो कि हैं फर्स्ट फ्रांस, सेकंड जर्मनी, थर्ड नीदरलैंड एंड फोर्थ लग्जमबर्ग। ओके, तो ये 4 कंट्री से सटा हुआ है। लेकिन अब हम इसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक बेल्जियम है, मान लीजिए, तो इसके जो नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, इसे हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन। और ये साउथ वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं वलोनिया रीजन, इसे हम कहते हैं वलोनिया रीजन। वलोनिया रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है फ्रेंच, और फ्लेमिश रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है डच। तो ये फ्लेमिश रीजन जो है, या ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 59% हैं। कितने हैं? 59%। बाकी 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ओके, तो अब आप थोड़ा मैथ्स लगाइए। 59 + 40 = 99 होता है। तो ये 1% लोग कहाँ गए? तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि ये जर्मनी से सटा हुआ है, तो यहाँ पे जर्मनी है, तो ये यहाँ पे भी कुछ जर्मन स्पीकिंग लोग होंगे। तो बाकी के 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ओके, ये होगी बेल्जियम की बात। अब बेल्जियम की एक कैपिटल है जिसका नाम है ब्रसल्स, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। इसका नाम क्या है? ब्रसल्स। ब्रसल्स। देखिए, यहाँ पे डच भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन कैपिटल में आके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैपिटल ये ब्रसल्स है, इसमें चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलिए छोड़िए, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ब्रसल्स में 80%, ध्यान दीजिएगा, 80% फ्रेंच पीपल हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, और बाकी 20% डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूरी कंट्री में डच लीड कर रहे हैं, और फ्रेंच वाले हैं वो माइनॉरिटी में हैं। डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में हैं। लेकिन ब्रसल्स जो कि यहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। फ्रेंच 80% लोग रहते हैं, जो कि पूरी कंट्री में कम है, वो कैपिटल में ज़्यादा हैं। लेकिन जो डच पूरी कंट्री में ज़्यादा है वो कैपिटल में कम है। तो ये है श्रीलंका का केस, ओ सॉरी, बेल्जियम का केस। तो आप लोगों ने ज़्यादातर, तो यहाँ पे जो फ्रेंच है, ये फ्रेंच हैं, ये रिच हैं, रिलेटिवली रिच एज़ कम्पेयर टू डच। ओके, फिर हमें यहाँ पे श्रीलंका का केस दे रखा है। श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में श्रीलंका की भी हरियाणा से कंपेयर किया गया है। उसकी पॉपुलेशन हरियाणा के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो श्रीलंका में जैसे यहाँ पे स्पीकिंग कम्युनिटी में डिवाइडेड थी कंट्री, यहाँ पे भी स्पीकिंग कम्युनिटी में डिवाइडेड है। फर्स्ट आती है सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स पूरी कंट्री में 74% है। ओके, और फिर आती है सेकंड स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि है तमिल स्पीकर्स।
जो कि हैं 18%, हैं 18%। अब थोड़ा मैथ्स लगाइए, 74% और 8% कितने हुए? 92। ओके, अब बचे 8%। 8% हम कह सकते हैं क्रिश्चियंस थे, जो कि तमिल भी बोलते थे, सिन्हाला, वो अपनी अलग अलग लैंग्वेज। ओके, तो वो इसका यहाँ पे इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। ओके, तो अब तमिल स्पीकर में भी दो कैटेगरी आ जाती हैं बेसिकली। फर्स्ट है श्रीलंकन तमिल, एंड सेकंड इज इंडियन तमिल। इंडियन तमिल। अब श्रीलंका तमिल ये होते हैं 13% और इंडियन तमिल होते हैं 5% इस 18% में। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे इंडियन तमिल, इंडिया की तमिल वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो अब आप लोगों ने कॉलोनियलाइजेशन पीरियड में देखा होगा कि देखा क्या, आप देखिए श्रीलंका, ये मान लीजिए ये यहाँ पे है और इक्वेटर ये पास में है। जब ये इक्वेटर के पास है, यहाँ पे सनलाइट अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता था। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो श्रीलंकन के जो सिटीजन्स हैं, उनके फोर फादर एज अ लेबरर के तौर पे लाए गए थे श्रीलंका में। लेकिन फिर उनके जो फोर फादर जो थे वो वहीं पे सेटल हो गए, तो वो कहलाए इंडियन तमिल। जैसे एक एग्जाम्पल ऋषि सोनाक का चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ये बुद्धिस्ट थे। कौन थे? बुद्धिस्ट थे। ओके, सो ये बुद्धिस्ट थे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, इंडिपेंडेंस हो गया था। ओके, और श्रीलंका भी 1948 में इंडिपेंडेंस से मिल गई थी। ओके, तो 1956 में इन्होंने एक एक्ट लाया जिसमें इन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। बाकी के तमिल्स की बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन्हें अनऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। और 1956 के जो एक्ट था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बुद्धिस्ट के सपोर्ट में थी। मतलब हमने देखा था ना, सिन्हाला स्पीकर बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट के सपोर्ट में थी। तो इससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि सिन्हाला और बुद्धिस्ट लोगों को ही ज़्यादा दिखाया जाता, मतलब मेजॉरिटी में जो थे उनके ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जिसके पास पावर होगी वो अगर एज अ डिक्टेटर के तौर पे वर्क करने लगेगा, तो जो भाई बहन है या जिसके पास पावर नहीं है वो अपने पावर के लिए फ़ाइट करेगा, ज़रूर करेगा, अपने राइट्स के लिए भी फ़ाइट करेगा। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। तो जो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल कम्युनिटी थी, और भी बहुत सारे और भी छोटे मोटे स्पीकर्स थे जो कि यहाँ से वो हो रहे थे कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करवाना था। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो बनाए, ग्रुप्स बनाए, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ वो प्रिंट किए। तो श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुआ। अब आप लोग समझेंगे सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मार्वल की, तो हाँ कुछ वैसा ही रिलेट कर सकते हैं आप। सिविल वॉर में क्या होता है, मतलब एक ही कंट्री के लोग, ये एक कंट्री है, एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ने लगे। ओके, एक ही कंट्री के लोग आपस में ही लड़ने लगे। ओके, तो सिविल वॉर में भी हमने क्या दिखा था कैप्टन अमेरिका की में, कि दोनों सुपर हीरोज़ हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। ओके, दोनों भला चाहते थे, जाहिर सी बात है, वो अलग बात है, वो तो हम थोड़ा बाहर चले गए ज़्यादा। ओके, तो सिविल वॉर हुआ। तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब भी कोई वॉर या कुछ होता है तो वो जो कंट्री उसे सफ़र करती है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका में भी बहुत बुरी कंडीशन हो गई और ये जो सिविल वॉर था ये एंड हुआ था 2009 में। ओके,
तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम बेल्जियम की हमने कहानी आधी छोड़ दी थी कि क्या हुआ था। तो बेल्जियम ने क्या किया, ये तो हमने श्रीलंका का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, तो श्रीलंका की अब बात होती है यहाँ पे ख़त्म। हमने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन समझ लिया था कि कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट में कैसे फैले हुए थे लोग स्पीकिंग कम्युनिटी के बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे बेल्जियम ने क्या किया। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया, 4 बार अमेंडमेंट लाए, उसमें चेंजेस लाए, मतलब 4 बार। आप सोच रहे हो अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसी में थोड़े बहुत कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वहाँ पे देखिए 4 बार अमेंडमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को समझ रहे थे, कि उन्हें पता था अगर इन्होंने माइनॉरिटी का नहीं सोचा तो ब्रसल्स जो कैपिटल में लीड कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद हो जाएंगे। तो वो सब देखते हुए इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, और इन्होंने कहा कि जो इन्होंने 3 पार्ट में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली वो होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं है, उसका बस ये काम है जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इशू हैं वो उसे सॉल्व करेगी। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, हमने 3 पार्ट में अपनी पावर डिवाइड कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो होगी वो इक्वल होगी, जैसे लिख देता हूँ मैं, डच इज इक्वल टू फ्रेंच, मतलब जितने लोग फ्रेंच के होंगे उतने ही लोग डच के होंगे। तो इससे लोगों को लगा कि हाँ भैया सही है, आप ये सब कह रहे हैं। तो और इन्होंने एक और एक्ट लाया कि ब्रसल्स में, यहाँ पे किस उल्टा था, यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे। इन्होंने कहा कि जो ब्रसल्स है उसकी एक अलग गवर्नमेंट होगी, उसमें भी फ्रेंच और डच बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पावर शेयर की जा रही है, मतलब मेजॉरिटी के साथ भी और माइनॉरिटी के साथ भी। ओके, तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमने एक केस देखा श्रीलंका का और एक केस देखा हमने बेल्जियम का, बेल्जियम में सब सॉर्ट आउट हो गया, फिर कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, जब सब खुश हैं तो फिर भाई क्यों लड़े हैं बेमतलब में, बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक दोनों ही जगह डाइवर्सिटी थी। ओके, तो एक जगह ऐसी कंडीशन हुई कि सिविल वॉर हो गया और एक जगह एकदम शांति से सब सॉर्ट आउट हो गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों जगह कंडीशन तो सेम थी, डाइवर्सिटी दोनों जगह थी, लेकिन ये सब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक जगह पे पावर शेयर की गई थी माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच, और दूसरी जगह श्रीलंका का केस देखा है तो वहाँ पे पावर शेयर नहीं की गई थी। ओके, तो ये सब इतना बढ़िया उसने बेल्जियम ने अच्छा ये सब किया। तो इनकी जो कैपिटल थी ब्रसल्स, वहाँ पे इन्हें शाबाशी देते हुए इन लोगों ने कहा चलो अच्छा बहुत बढ़िया किया तुमने। तो इन्होंने पूरे यूरोप का हेडक्वार्टर्स बना दिया, कहाँ पे? ब्रसल्स में ही, पूरे यूरोप का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में ही बना दिया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, तो हमने अभी पिछले वाले उससे पैराग्राफ से समझ के आए थे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग का पहला बहुत बड़ा हम कह सकते हैं फंक्शन है, इट reduces the chance of conflicts, मतलब दंगे फसाद के जो चांसेस होते हैं उसमें कम कर देती है। ओके, जब पावर शेयर होगी तो वो सब हो ही जाएगा। ओके, और इसमें स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी, मतलब मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट एक धर्म को लेके अपनी वो सत्ता में आ जाती है और फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी लोकसभा या राज्यसभा में अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर पाती है तो वो हट जाती है, तो वो क्या इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में इक्वली पावर शेयर कर देंगे तो स्टेबिलिटी भी रहेगी डेमोक्रेसी में और कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। ओके, अब आप लोग अब एक यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है खलील्स डायलेमिया। ये
ये सिर्फ एक स्टोरी पढ़ने के लिए है, इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाएगा, ये सिर्फ एक पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आना ही आना है। ओके, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयरिंग को किन किन फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट, मतलब हमारे यहाँ पे जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ओके, तो बेसिकली जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले हम जुडिशियरी का नहीं, पहले हम लेजिस्लेचर का समझते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। लेजिस्लेचर का मेनली वर्क क्या है? टू मेक लॉज। ओके, जैसे पार्लियामेंट्स होगी, पार्लियामेंट्स में क्या है? टू मेक लॉज, मतलब जनता के हित के लिए अच्छे अच्छे लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव, टू इम्प्लीमेंट लॉ, मतलब लॉ को लागू करवाना। मतलब जैसे एग्जांपल पुलिस का क्या काम है कि कहीं कोई कानून टूट तो नहीं रहा। अब जुडिशरी का काम क्या है? टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसे सॉल्व करना, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जुडिशरी के। तो ये डिवाइड ही तो हो रही है पावर। ओके, तो इसे हम एक और उससे कहते हैं, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो अब बेसिकली क्वेश्चंस क्या होते हैं? गुमराह वाले होते हैं। मतलब अब तुमसे एग्जाम में पूछ लिया, राइट अ नोट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ा है, मतलब बस इसी को हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। ओके, इट इज क्लियर और नॉट? इजी है, समझ जाएंगे। ओके, कुछ भी हो जाए एग्जाम में ये टॉपिक छोड़ के मत जाना एग्जाम से पहले। सेकंड, आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में जनरली डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य सरकार। उसके नीचे आती हैं म्यूनसिपैलिटीज़ कह लो, पंचायत कह लो, लोकल बॉडीज़ कह लो, वो सब आती हैं। तो अब मैं यहाँ पे पंचायत डाल देता हूँ। ओके, तो ये क्या, ये भी तो पावर डिवाइड हो रही है। मतलब देखिए, बेल्जियम के केस में भी क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ओके, तो ये सब हो गया। चलिए पंचायत लिख दिया या लोकल बॉडी, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर कैसी वर्टिकली डिवाइड नहीं हो रही, वहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल थी, सबकी पावर्स एक समान। लेकिन यहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो तीनों एक ही दर्जे के थे, उनके वर्क अलग अलग थे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर डिवाइड हो रही है। सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे पंचायत या लोकल बॉडीज़। ओके, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, ये हो गए 2 फॉर्म पावर शेयरिंग के। अभी 2 फॉर्म्स और बचे हैं। अब रिकॉल करना, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं
उन्हें रिजर्व भी कर दिया जाता है SC ST के लिए, प्लस वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व भी कर दी जाती हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, पावर डिवाइड हो रही है वीकर सेक्शन के उसमें। तो ये भी एक पावर शेयर हो रही है। तो मैं लिख देता हूँ पावर शेयरिंग में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह लो, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ भी कह लो। ओके, ये हो गया। अब आता है हमारा 4th टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली पार्लियामेंट में 2 टाइप की गवर्नमेंट बैठती है। फर्स्ट, रूलिंग पार्टी, एंड सेकंड, ऑपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी जैसे मान लीजिए अभी यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो पार्लियामेंट जब कोई सभा होती है या पार्लियामेंट में कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ पे रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी जाती है, जिसमें जैसे कांग्रेस आ गई और समाजवादी पार्टी आ गई, और भी सारी हैं। तो अपोजिशन जब भी कोई लॉ बनता है, तो ये नहीं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी आके अकेले ही कि हाँ भैया हम जीते हैं, हम रूल लगाएंगे। अपोजिशन पार्टी का भी हाथ होता है जब कोई लॉ बनता है पार्लियामेंट में। ओके, तो ये भी हमें क्या पावर भी शेयर हो रही है ना, ये इसमें भी तो पावर शेयर हो रही है ना। देखो एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। फर्स्ट वाले में हमने देखा था कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में पावर डिवाइड हो रही थी, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड केस में हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत और लोकल बॉडीज़ में पावर डिवाइड होती है। ये वर्टिकली होते, मतलब सबसे ज़्यादा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये होती है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड हमने पढ़ा था कि वीकर सेक्शंस को हम वो देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ताकि वो भी अपने सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो सके उनमें भी। मतलब वीकर सेक्शन को हम पावर देते हैं, वीकर सेक्शन को हम बढ़ावा देते हैं ताकि वो उभर कर ऊपर आए। और फोर्थ था कि हमारे पार्लियामेंट या कोई लॉ बनता है तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी की सहमति से बनता है, बिना इनकी सहमति से कोई भी लॉ नहीं बनता है। तो ये भी तो पावर शेयर हो रही है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। अगर मान लो रूलिंग पार्टी हो तो ये कुछ वो डिक्टेटरशिप जैसा नहीं हो जाएगा। मतलब एक ही गवर्नमेंट है, अगर वो काम करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अरे मैया, चलिए अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। Okay, so that's all from my side. If you have any query, then ask in comment section. I will try my best to solve your problems. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.